नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री की सीरीज हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको उन सारे एग्जामों में इस सीरीज से लाभ अवश्य मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, महायान संप्रदाय के माध्यमक उप संप्रदाय के मूल ग्रंथ जिसका नाम है मध्यमक कारिका के रचयिता कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नागार्जुन। देखिए, जब भी हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इसमें 3 संप्रदाय को आपको विशेष तौर पे जानना होता है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे महायान, जिसमें मूर्ति पूजा पे बल दिया गया। दूसरा है यहाँ पे हीनयान, जिस पे मूर्ति पूजा पे बल नहीं दिया गया। हीनयान को ही यहाँ पे थेरवाद की कैटेगरी में भी यहाँ पे रखा जाता है। और तीसरा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वज्रयान। वज्रयान में देखिए क्या है, तो इसमें तांत्रिक पूजा पे कह सकते हैं बल दिया जाता है, या फिर इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात कर्म कांड यहाँ पे होगा। अब जब भी कर्म कांड होगा तो मूर्ति पूजा उसमें अवश्य शामिल होगा ही होगा। इसीलिए माना जाता है कि महायान की एक शाखा है ये वज्रयान। ध्यान रखिएगा, महायान की एक शाखा है वज्रयान। और यह पहली बार भारत और श्रीलंका के कुछ गिने चुने क्षेत्रों में, भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों से यह धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। यह पूरी तरीके से महायान परंपरा के सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात वज्रयान। अब यहीं पे आपको समझना है कि जो लिखा गया है मध्यम कारिका, महायान बौद्ध दर्शन के माध्यमिक उप संप्रदाय का मूल ग्रंथ है, जिसकी रचना भारतीय दार्शनिक नागार्जुन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अब माध्यमिक दर्शन क्या है आपको पता होना ही चाहिए। माध्यमिक जो दर्शन है, देखिए बुद्ध का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आए, बहुत अधिक कंट्रोवर्सी हो, तो हमेशा मध्यम मार्ग के राह पे चलना चाहिए। अर्थात जो भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसी बुद्ध की शिक्षाओं को देखेंगे तो मध्यम प्रतिपदा के रूप में, मध्यम प्रतिपदा के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। और नागार्जुन ने भी अपने दार्शनिक ग्रंथ जिसका नाम है मध्यमिका कारिका, इसने भी कोई अलग नहीं बल्कि मध्यम मार्ग को ही पूरी तरीके से अपना के लिखा गया है। बहुत ही लंबा चौड़ा है, देखेंगे यहाँ पे लगभग इसमें 27 अध्याय शामिल है। ये प्रश्न पूछ सकता है। और 448 सूत्र है, 27 अध्याय और 448 सूत्र है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के रिलेवेंट से जो भी प्रश्न है यहाँ से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, संस्कृत साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ यहाँ पे रचनाकार है और दूसरे तरफ यहाँ पे देखा जाए तो जो भी यहाँ पे संस्कृत जो साहित्य है वो मेंशन किया गया है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे सोमदेव। सोमदेव के द्वारा लिखा गया है कथा सरित सागर, बिल्कुल एक करेक्ट मैचिंग है। सोमदेव की बात करें तो यह कश्मीर के लगभग 11वीं शताब्दी के लेखक हैं, काफ़ी फेमस लेखक है। पूरा नाम है इनका सोमदेव भट्ट। और जैसे नाम से ही लग रहा है कथा सरित सागर, अर्थात पूरा का पूरा कह सकते हैं कहानियों का महासागर इसे ही बोला जाता है, जिसमें भारतीय किंवदंती हो गया, परियों की कहानी, लोक कथा, सब इसी कथा सरित सागर में शामिल है। दूसरी है यहाँ पे बुद्ध चरित, जो कि अश्वघोष के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। ये भी बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है, क्योंकि अश्वघोष के द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित ये जो महाकाव्य जो शैली है, बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे तो संस्कृत महाकाव्य शैली में, संस्कृत महाकाव्य शैली में एक महाकाव्य कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कविता है जिसकी रचना माना जाता है कि 2री शताब्दी की शुरुआत में की गई थी अश्वघोष के द्वारा। तीसरा है यहाँ पे विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ के द्वारा। देखिए जो बिल्हड़ था ये भी 11वीं शताब्दी के आसपास का काफ़ी फेमस कवि कह सकते हैं, जो कि माना जाता है ये कश्मीर के थे। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है विक्रमादित्य 6 के बारे में, विक्रमादित्य 6 के बारे में। अब विक्रमादित्य 6 देखिए वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, जो गुप्त काल के समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की जाती है। ये जो विक्रमादित्य जो 6 है इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा चालुक्य वंश से।
चालुक्य वंश है, जो कि दक्कन के क्षेत्रों में काफ़ी ही फेमस वंश था, चालुक्य वंश। तो बिल्हड़ के द्वारा यहाँ पे विक्रमादित्य 6 के पूरा जीवनी जो लिखा गया है विक्रमांक देव चरित के नाम से यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, बिल्हड़ की जो सबसे मोस्ट प्रसिद्ध जो रचना है चौर पंचाशिका है, चौर पंचाशिका है, और दूसरा यहाँ पे माना जाता है इसको विक्रमांक देव, ठीक है, चरित्र, जो पूरी तरीके से अभी इतिहास ग्रंथ ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे वासव दत्त। इसका मतलब करेक्ट उत्तर यही होगा डी। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, डी कैसे है, तो देखिए वासव जो दत्त है, ठीक है, वासव जो दत्त है, दत्ता है, इसको लिखा गया है यहाँ पे सुबंधु द्वारा, सुबंधु द्वारा। और यहाँ पे मेंशन क्या किया है यहाँ कालिदास, तो कालिदास की जगह यहाँ पे हो जाएगा सुबंधु। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह इसको यहाँ पे वासव दत्ता को अलंकृत शैली में यहाँ पे लिखा गया है, अलंकृत शैली में लिखा गया है। और एक कह सकते हैं एक शास्त्रीय संस्कृत स्वच्छंद कहानी है, जिसमें एक वासव दत्ता नामक राजकुमारी का चरित्र चित्रण मिलता है। तो वासव दत्ता ये क्या है, एक राजकुमारी है, एक राजकुमारी है। और सुबंधु के बारे में प्रॉपर बात किया जाए, देखिए ठीक ठाक ज्ञात नहीं है, ठीक है, लेकिन माना जाता है कि जो विद्वान मानसी ने यह पता लगाया हुआ था कि सुबंधु गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के दरबार में रहते थे। तो इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा गुप्तों से। गुप्तों में कौन कौन से शासक, कुमार गुप्त प्रथम, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा स्कंद गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मथुरा कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई है। अब देखिए बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा, भय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, वरद मुद्रा, और पार्टिकुलरली यहाँ पे शैली को दिया गया है मथुरा कला शैली। तो देखिए मथुरा कला शैली को बनाया गया है अभय मुद्रा में। अब ये जो मुद्राएं हैं ना, देखेंगे शानदार जो सामंजस्य है बुद्ध के जो, ठीक है, हाथों में या फिर उनके उंगलियों को, माने उनकी पोजीशन को बेसिकली यह दर्शाता है, जो बौद्ध कला में प्रतीक के रूप में कार्य करती है। अब इसमें देखेंगे तो कुल मिला के 10 प्रकार की मुद्राएं आपको देखने के लिए मिलेगी, जो अमूमन प्रश्नों में पूछता है। तो 10 जो मुद्राएं हैं, प्रकार है, इसको जरूर आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको मथुरा कला के बारे में। मथुरा कला के बारे में देखिए, अगर हम लोग कालखंड की बात करें तो ये फेमस कब हुआ था, देखिए मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में जस्ट देखेंगे तो गांधार जो शैली था, जिसमें अच्छा खासा प्रभाव यूनान की तरफ जो हेलेनिस्टिक शैली था उसका पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे मूर्तिकला का जब विकास होना शुरू हुआ, तो मौर्योत्तर काल तक आते आते यहाँ पे देखेंगे तो बड़े मात्रा में मथुरा कला शैली का यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा। उस समय कुषाण शासक आ चुका था, तो कुषाणों ने इस कला को बृहद रूप से संरक्षण दिया, और यह आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा, जैसे कि मथुरा, सोंख हो गया, कंकाली टीला हो गया, उन्हीं सारे क्षेत्रों में फैलने लगा। इसकी मूल जो खासियत थी कि पूरी तरीके से यह स्वदेशी पर निर्भर थी। मतलब जैसे कि गांधार शैली की बात की जाती है तो माना जाता है कि यूनानी कला हेलेनिस्टिक कला का इफेक्ट था, लेकिन इसमें दूसरे से यहाँ पे कॉपी नहीं किया गया था, ठीक है, यह स्वदेशी कला से पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। इसीलिए यहाँ पे जो बाह्य जो इफेक्ट है पूरी तरीके से आपको गायब देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक संबंधता की यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे तीनों धर्मों, यानी उस समय जो भी बौद्ध था, जैन धर्म था, इसके अलावा हिंदू धर्म था, ठीक है, तो तीनों से संबंधित जो भी मूर्ति कला इस मथुरा कला शैली से यहाँ पे बनाया गया। इसमें जो सामग्री का प्रयोग किया जाता था, सामग्री का जो प्रयोग किया जाता था, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर आप कह सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म से, तो बुद्ध की जो मूर्ति इसमें बनाई गई है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है, जैसे कि देखेंगे प्रसन्नचित चेहरा, एकदम टाइट कपड़ा होता है ना, तंग कपड़ा जिसको बोलते हैं, हुष्ट पुष्ट शरीर, बाल मुंडित सर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें देखेंगे पद्मासन मुद्रा, और सिर के पीछे पूरा प्रभा मंडल आपको दिखाई देगा। जैसे कि हिंदू धर्म में प्रभा मंडल बाकी सारे देवताओं के पीछे आप देखते होंगे यहाँ पे, ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
नेक्स्ट है यहाँ पे मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का संबंध निम्नलिखित में से किन पुरातात्विक अवशेषों से है। ऐसे प्रश्न तो देखिए बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुम्हरार हर जगह दिया हुआ है, लेकिन बाकी को आप कैसे एलिमिनेट करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुम्हरार और यहाँ पे हो जाएगा बुलंदी बाग। क्योंकि बड़े बड़े जो मकान हमें देखने के लिए मिलते हैं खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो कुम्हरार में तो आज भी उसके अवशेष मौजूद हैं, लेकिन साथ में आपको बुलंदी बाग के तरफ भी जाना होगा, वहाँ पे भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की जो राजधानी कह सकते हैं और जो कुम्हरार का जो महल था पाटलिपुत्र में ही स्थित, पाटलिपुत्र में ही स्थित यहाँ पे जो महल था, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के पूरे पूरे जो वैभव कह सकते हैं, उसके आर्ट कह सकते हैं, जो भी मतलब कला कह सकते हैं, हर दृष्टिकोण से अपने आप में ये महल जो है पर्याप्त रूप से संपूर्ण साबित होता है। माना जाता है कि इस महल का जो कॉपी किया गया था, जैसे कि ईरान का उस समय शासन चल रहा था, ईरान का जो परसेपोलिस के अमचेनिद महलों से किया गया था, अमचेनिद महलों से किया गया था। जो भी वेस्टर्न जो भी स्कॉलर आते थे, भारत में आते थे, उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। और इसका जो निर्माण किया गया था पूरी तरीके से देखेंगे लकड़ी से, लकड़ी से, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और इसकी भव्यता को देखते हुए मेगास्थनीज के द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि मानव जाति का यह सबसे महान कृतियों में से एक यहाँ पे बताया हुआ था। लेकिन अब दूसरा एक और है यहाँ पे बुलंदी बाग, इसके भी बारे में आप लोग जान लीजिए। बुलंदी बाग तो ये भी पटना का ही कह सकते हैं कि आसपास के क्षेत्रों का ही नाम है। वर्तमान में जरूर आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का ही एक क्षेत्र है और माना जाता है कि जो बुलंदी जो बाग है पाटलिपुत्र में मौर्य वंश के शाही महल का भी हिस्सा रहा होगा, अर्थात इसी महल का ये भी हिस्सा रहा होगा। और यह मुख्य रूप से स्मारकीय पाटलिपुत्र राजधानी की खोज के लिए यहाँ पे जाना जाता है। और इसकी खोज की गई थी, ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकता है, 1895 में L.A. वाडेल के द्वारा खोज की गई थी। और आगे चल के देखेंगे तो एक अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आएगा जिसका नाम यहाँ पे होगा डेविड ब्रोनोई, डेविड ब्रेनेई या फिर बेर्नार्ड भी इसे बोला जाता है। स्पूनर 1912-13 में इसका बृहद उत्खनन यहाँ पे कराया गया था। ठीक है, जो भारतीय ब्रिटिश पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे, नाम है स्पूनर। ठीक है, अमेरिकी जो था स्पूनर ने देखिए अपने अधिकांश संसाधनों को दक्षिण में कुम्हरार के स्थान के लिए यहाँ पे समर्पित कर दिया। बहुत सारे जो भी उसके पास समय था, काम था, बड़े मात्रा में इसने यहाँ पे खोजाई या फिर खुदाई करवाया, खासकर बुलंदी बाग में। और जब बुलंदी बाग में इसने खुदाई करवाया तो कई सारे चीज़ भी मिले, जैसे कि लकड़ी का तख्ता, पदचिह्न, सिक्का, टेराकोटा, इसके अलावा कुछ स्कल्पचर मूर्तियाँ जैसे कि लड़के और नृत्य की, ठीक है, आकृति की, कई प्रकार के मुहरे। इसीलिए बुलंदी बाग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से की गई है। देखिए सातवाहनों की जो पहचान की गई है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र, ध्यान रखिएगा आंध्र। तो सातवाहन वंश की जब भी जिक्र आती है यहाँ पे तो इसकी जो संस्थापक है इसका नाम आप लोगों को भूलना नहीं है, जिसका नाम था सिमुक। सिमुक के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था सातवाहन वंश की स्थापना। अब इसी सातवाहन को लेके खासकर पुराणों के अनुसार यहाँ पे माना जाता है कि सातवाहन जो शासक था सिमुक था, इसी ने मगध के अंतिम कौरव शासक को इसने मार डाला था और संभवतः उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब देखेंगे यहाँ पे तो कौरव यहाँ पे है शुंग, जैसे कि मौर्य का पतन होगा तो मौर्य की जगह यहाँ पे आ जाएगा शुंग, शुंग के बाद आ जाएगा यहाँ पे कौरव और कौरव के बाद यहाँ पे आ जाएगा सातवाहन। तो सातवाहनों का उत्तर भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग धीरे धीरे प्रायद्वीपीय भारत में आएगा, दक्षिण भारत में। और उसी समय देखेंगे तो इधर कई सारे विदेशियों का आक्रमण होगा, जैसे कि हिंद हो जाएगा,
कुषाण हो जाएगा, शक, कुषाण, पार्थिव, पहलव, सब यहाँ से बारी बारी से सब अटैक करते आएगा। तो अब इन्हीं सातवाहनों में एक काफ़ी फेमस जो शासक रहा है, ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने बड़ी मात्रा में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में दिया, और साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म का एक पुनरुत्थान काल माना जाता है, जो कि अभी तक मौर्य के समय देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म दब ही गया था, खासकर इतना बड़ा शासक अशोक था, बौद्ध धर्म को जिसने माना हुआ था। तो यहाँ पे धीरे धीरे पुनरुत्थान यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। इनकी 2 राजधानियाँ थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनकी 2 राजधानी थी, पहला तो था देखिए अमरावती, अमरावती, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रतिष्ठान। तो ये पूछा जा सकता है, अमरावती तो जनरली आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं अभी प्रतिष्ठान का आइडिया नहीं होगा, तो इसे भी आप लोग जरूर जान लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लंबा चौड़ा प्रश्न है। प्रारंभिक सिख गुरु धर्मोपदेशक थे, उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने, अर्जन भी बोला जाता है, गुरु अर्जन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को अपनी शुभकामनाएं दी, जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, सबसे विद्रोह तो उसी ने किया हुआ था, नाक में दम करके रखा हुआ था जहांगीर का। गुरु अर्जुन देव ने कमोबेश अनिवार्य आध्यात्मिक कर की व्यवस्था की शुरुआत करके वित्त जुटाने का प्रयास किया, जिसे उनके मसंद कहे जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा संग्रहित किया जाता था। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग करेक्ट उत्तर की बात करें तो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। आइए थोड़ा हम लोग डिटेलिंग करने का प्रयास करते हैं। देखिए गुरु अर्जुन देव की बात की जाती है, गुरु अर्जुन देव की बात की जाती है, तो इनका टाइम पीरियड है 1581 से लेके 1606 तक, जब ये गुरु रहे हुए हैं, और काफ़ी इन्होंने काम किया। जैसे कि यहाँ पे आदि ग्रंथ हो गया, आदि ग्रंथ का पूरी तरीके से इन्हीं के समय यहाँ पे संकलन किया गया, जो अपने आप में देखा जाए तो सिख के इम्पोर्टेंट जो धर्म ग्रंथ है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट अमृतसर में स्थित यहाँ पे स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय यहाँ पे कराया गया, जिनको यहाँ पे दरबार साहिब भी बोला जाता है। तो अमृतसर या फिर दरबार साहिब। एक और काम किया गया है, लगभग पंजाब से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे एक जगह का नाम है गोइंदवाल साहिब, गोइंदवाल साहिब। उसी के पास इनके द्वारा तरनतारर साहिब की यहाँ पे शहर की स्थापना की गई थी। और आपको पता ही है कि उस समय देखेंगे तो मुगलों और सिखों के बीच कंट्रोवर्सी तो क्रिएट यहाँ पे हो ही गया था, बहुत सारे उसके कारण थे। एक जो सबसे प्रमुख कारण था, धार्मिक कारण था। अब उसी समय देखेंगे तो गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया हुआ था। अब यही है कि अब पूरी तरीके से जहांगीर अर्जुन देव से यहाँ पे नाराज हो गया। अर्जुन देव को जहांगीर ने यहाँ पे गिरफ्तार करवाया लगभग 1696 ईस्वी में, और उसको फांसी भी यहाँ पे दे दिया अर्जुन देव को, सोचिए, सिखों के गुरु को। और इस प्रकार अर्जुन देव को यहाँ पे देखेंगे तो शहीदा दे सरताज, अर्थात शहीदों का ताज के रूप में भी उनको सम्मानित किया जाता है सिखों के द्वारा, शहीदों का ताज। और गुरु अर्जुन देव के समय देखेंगे यहाँ पे तो धीरे धीरे देखिए बहुत सारे अनुयायी तो बन ही चुके थे गुरु नानक देव के समय से ही, लेकिन गुरु अर्जुन देव के द्वारा यहाँ पे शिक्षा को फैलाने के साथ साथ एक हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको दान कह सकते हैं, ठीक है, इसे भी फैलाने का प्रयास किया कि दान लोग बड़ी मात्रा में दे, जिसको बोला जाता है दासवंद सिखों में, जैसे कि पैसा हो गया, सामान हो गया, या फिर सेवा भी हो जाएगा अगर जो दान नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसे श्रम दान भी होता है, आजकल देखते ही होंगे, जाते होंगे गुरुद्वारा में तो वहाँ पे किया ही जाता है सब। तो दान को कई तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया, लेकिन खासकर जो पैसे वगैरह से जो संबंधित था, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मसंद, ठीक है, इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे लिया जाता था। और पूरी तरीके से देखिए स्वैच्छिक होता था, सबसे बड़ी खासियत है। हालांकि दान तो स्वैच्छिक ही होता है, खुशी से, ठीक है। तो ये सब उसी समय शुरू हो चुका था। कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिली थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने 5वीं मंजिल जोड़कर ढांचे की ऊंचाई को बढ़ाया था?
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार, देखिए इसे समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए, ठीक है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये जो क्षेत्र था, ठीक है, जो तोमरों के समय देखेंगे, दिल्ली की स्थापना का श्रेय नहीं तोमरों को यहाँ पे दिया जाता है। जो आगे चल के देखा जाए तो पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पे जो भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथे में आ गया था। और उसी समय यहाँ पे आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस मीनार की यहाँ पे शुरुआत कराई, जिसका शुरुआती नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के रूप में, जहाँ पे लोग, ठीक है, नमाज वगैरह लोग पढ़ने जाते थे। तो महज यह इसने तहखाना जो नीचे जो था, ठीक है, एक बेस इसने तैयार करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन आगे चल के उसके जो उत्तराधिकार होगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक कह सकते हैं संस्थापक के रूप में जब इल्तुतमिश आएगा, तो 3 मंजिल इसमें और जो जोड़वा देगा इस टाइप का, 1 2 3। तो दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे जब यहाँ पे एक शासक और आएगा जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक माना जाता है कि इसके समय अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है, भूकंप वगैरह आया हुआ था, जिसके वजह से ये जो चौथी मंजिल थी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया था। तो इसने इसको तोड़वा के 2 मंजिल में यहाँ पे बनवा दिया, ठीक है, तोड़वाया और इसको 2 मंजिल में इसने बनवा दिया। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल इसने बनवाया। तो बेसिकली देखा है रिपेयरिंग करवाया, और रिपेयरिंग के दौरान इसने 2 मंजिल इसने और ऐड करवा दिया, ठीक है। मैंने एक ही जो मंजिल था इसी को यहाँ पे ब्रेक करके, ताकि मजबूती और यहाँ पे बना रहे। तो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 4 और 5, ठीक है। वर्तमान में यही 5 मंजिल का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे चल के देखेंगे अलाउद्दीन जब खिलजी आएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी तो अपने आप में उसको भी देखा जाए, ठीक है, एक जिद्दी या फिर कह सकते हैं कि एक निपुण शासक के रूप में मौजूद था। उसको था कि हम कुतुब मीनार से दोगुना बनवाएंगे बड़ा सा मीनार। और बगल में ही उसने अलाई दरवाज़ा भी बोला जाता है, अलाई मीनार के रूप में बनवाना शुरू किया, किसको हम लोग कुतुब मीनार से दोगुना बनवाएंगे। लेकिन बन नहीं पाया, और महज 25 मीटर की ऊंचाई पे देखेंगे, ठीक है, वो सिमट के रह गया, काम पूरा नहीं हो पाया। तो अलाई मीनार से अब इसका नाम हो गया है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, बिल्कुल ही कुतुब मीनार के सटे, ठीक है। और मेहरौली का स्तंभ भी आपको ध्यान रखना है, मेहरौली का स्तंभ इसी कुतुब मीनार के कैंपस में ही लगा दिया गया है। दक्कन सल्तनत और उनसे संबंधित क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ढेर सारे क्षेत्र दिया है, जैसे कि आपको नाम तो ध्यान रखना ही होगा, अहमद नगर हो जाएगा, बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा, बरार, 5-5 जो क्षेत्र है दक्कन में, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब उन्हीं से संबंधित यहाँ पे एक तरफ शासक दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। जैसे निजाम शाही बीजापुर है यहाँ पे, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब मेरे ख्याल से सही होगा। बरीद शाही बिदर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाद शाही यहाँ पे बरार, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दक्षिण मध्य भारत, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहीं पे गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर, अहमदनगर, बरार लगभग शासन करने वाले 5-5 जो मुस्लिम शासित राजवंश यहाँ पे उदय हुआ। अब देखिए उदय कब हो रहा है, ऊपर देखेंगे यहाँ पे लोधी सब आ गया है यहाँ पे, ठीक है। जो आगे आते आते लोधियों की अयोग्यता साबित हुई, और जो भी मुस्लिम जो लोग थे जो आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए थे, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखेंगे तो लोग दक्षिण भारत की तरफ भी लोग काफ़ी लोग बड़े मात्रा में मूव किया हुआ था। 3 लोगों ने दिल्ली सल्तनत से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। अब इसी दरमियान यहाँ पे देखेंगे तो 5-5 जो क्षेत्र है, जो कि लगभग विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच, ये है विंध्य रेंज, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा नदी, इसी के बीच 5-5 क्षेत्र यहाँ पे होगा। तो सबको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे अहमदनगर, 5 दक्कन, 5 दक्कन का क्षेत्र, अहमदनगर, अहमदनगर।
इसको निजाम शाही राजवंश के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, निजाम शाही राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना मलिक अहमद शाह के द्वारा, मलिक अहमद शाह के द्वारा की गई थी। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा बीजापुर, बीजापुर यहाँ पे मेंशन भी किया गया है और यहाँ पे दिया है निजाम शाही, क्या दिया है, निजाम शाही, बल्कि ये गलत हो जाएगा। निजाम शाही कहाँ था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अहमदनगर में। बीजापुर का यहाँ पे संबंध हो जाएगा आदिल शाही राजवंश से, आदिल शाही राजवंश से, और इसकी स्थापना इस्माइल आदिल शाह के द्वारा की गई थी, इस्माइल आदिल शाह के द्वारा की गई थी। तीसरा यहां पे हो जाएगा बरार, इसकी स्थापना जो की गई थी फतेहा उल्लाह इमाद उल मुल्क के द्वारा, इसी को इमाद शाही वंश बोला जाता है। इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं याद करेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन ये वंश जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला यहाँ पे हो जाएगा निजाम शाही, निजाम शाही अहमदनगर, बीजापुर हो जाएगा आदिल शाही, और बरार का हो जाएगा यहाँ पे इमाद शाही वंश फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा गोलकुंडा, गोलकुंडा एक किस राजवंश से संबंधित था, तो कुतुब शाही, कुतुब शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा यहां पे हो जाएगा बीदर, बीदर, बीदर यहां पे हो जाएगा बरीद शाही वंश, बरीद शाही वंश, और यहां पे इसकी स्थापना कासिम बरीद के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बरीद शाही है, कुतुब शाही है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बार बार प्रश्न बनता है। अहमदनगर हो जाएगा निजाम शाही, बीजापुर हो जाएगा आदिल शाही, बरार हो जाएगा इमाद वंश, इमाद शाही भी बोल सकते हैं, और गोलकुंडा हो जाएगा कुतुब शाही, और पांचवा हो जाएगा यहाँ पे बीदर बरीद शाही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासन में पंजाब से अवध तक बहुत बड़े क्षेत्र में जब्त प्रणाली लागू की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। 17वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कड़कूत प्रणाली के चलते जब्त प्रणाली यहाँ पे कमजोर हो गई थी, एक गलत हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल एक। अब सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए इस जब्त प्रणाली को। देखिए जब्त प्रणाली इसी को कह सकते हैं दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली। और ये लाया किसके गया था, तो जो अकबर का जो काफ़ी वेल टैलेंटेड वित्त मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल, तो टोडरमल के दिमाग की यह उपज थी। लगभग देखेंगे 1580-81 के दौरान प्रत्येक वर्ष कीमत तय करने और पिछले वर्ष के राजस्व निपटान करने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए पेश की गई थी, ताकि फिर से कोई समस्या ही ना आए। कैसे ना आएगा, तो यहाँ पे इसी दहसाली प्रणाली के तहत यहाँ पे फसलों की कीमत वगैरह सब यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाता था। जो भी ठीक है क्षेत्र होता था उन क्षेत्रों में पहले से बता दिया था, तो देखो इतना इतना कीमत होगा, इतना इतना यहाँ पे टैक्स वगैरह होगा, सबको यहाँ पे करना होगा। और आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो शेरशाह सूरी के समय उसने और इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और फिर आगे चल के जब मुगलों का टाइम आएगा तो फिर लोग उसको अपनाएगा ही अपनाएगा। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो दहसाला जो प्रणाली है, जब्ती प्रणाली है, देखेंगे तो गुजरात और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लागू नहीं था, बाकी उत्तर भारत में था। क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से कंट्रोल उस समय नहीं आया हुआ था। आपको पता है कि जो विद्रोही जो थे इन दोनों क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में मुगलों का विद्रोह करने के लिए लोग आया ही था। तो वैसे समय में अगर उसको लगा भी दिया था तो कोई फ़ायदा नहीं होता, सफलपूर्वक उसको लागू नहीं किया जा सकता था। जो भी क्षेत्र थे जैसे मध्य प्रांत हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर, मुल्तान, इन सारी जगहों पे लगाया गया था। एक और है यहाँ पे कड़कूत प्रणाली। देखिए कड़कूत जो प्रणाली था ना, यह राजस्व निर्धारण का प्रणाली था, राजस्व निर्धारण का प्रणाली था, जिसमें कड़ मतलब देख रहे कड़कूत यहाँ पे लिखा है। कड़ का मतलब है यहाँ पे अनाज, अनाज, और कूत का मतलब है यहाँ पे अनुमान। आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात जो भी रेवेन्यू
वसूल किया जाता था अनाज के लिए यहाँ पे, ठीक है, और अनुमान के आधार पे यहाँ पे किया जाता था। और इसके तहत फसलों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा किया जाता था राजस्व के लिए। जैसे एक गुड हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा यहाँ पे सेमी गुड कह सकते हैं, मध्यम। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे बैड की कैटेगरी में, खराब। तो स्वाभाविक से बात है, यहाँ पे रेवेन्यू अधिक होगा, यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे और अधिक क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और इसमें पूरी जो भूमि होती थी उसको जरीब का जो प्रयोग किया जाता था, जरीब का प्रयोग करके नापा जाता था कि कहाँ कहाँ पे किस 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 टाइप की भूमि है। और खड़ी फसलों का निरीक्षण किया जाता था कि फसल कैसा हुआ है, अच्छा, खराब, मध्यम, ठीक है। फिर उसके अनुसार यहाँ पे राजस्व तय किया जाता था। इसका एक और नाम है, कड़कूट प्रणाली को इसको बोला जाता है दानाबंदी। दानाबंदी भी इसे बोला जाता है। तो शब्दावली ध्यान रखेंगे। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है यहाँ पे 1560 के दशक में अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया हुआ था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण कराया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है 1585 में अकबर ने वापस आगरा में राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, चौथा गलत है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1, 2 और 3। अब बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 दिया है, देखिए 1560 के दशक के दौरान अकबर ने आस पास के क्षेत्रों में उत्खनित यहाँ पे जो भी लाल बलुआ जो पत्थर था, लाल बलुआ पत्थर था, ठीक है, उसी का प्रयोग करके इसने आगरा का किला का निर्माण कराया था। दूसरा है 1570 के दशक में उसने एक राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाने का, ठीक है, फैसला किया था, ये भी बिल्कुल सही है। अब माना जाता है, देखिए इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है कि आखिर यहाँ पे क्यों किया हुआ था फतेहपुर सीकरी में, तो देखेंगे जो अजमेर जो था, ठीक है, अजमेर, तो अजमेर की सीधी सड़क पर स्थित था, जहाँ काफ़ी फेमस शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। तो माना जाता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बन चुका था, तो नज़दीक था, सीधा भी था, इसीलिए बनाया गया था। और दूसरा ये भी बताया जाता है कि मुग़ल बादशाहों ने चिश्ती जो भी सिलसिला थे उनके सूफियों के साथ घनिष्ठता बनाए रखा हुआ था, ये भी एक कारण था। जो भी हो यहाँ पे, लेकिन कराया गया था यहाँ पे, ठीक है। अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण भी प्रारंभ किया हुआ था, बिल्कुल सही है। और उन्हीं का तो परिणाम है, देखिए जहांगीर अकबर का पुत्र नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन दिया गया था, जो भी उनके द्वारा रिवायत कर सकते हैं। तो काफ़ी आस्था थी, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद देखेंगे 1585 में उत्तर पश्चिम में अधिक नियंत्रण लाने के लिए, जैसे कि उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो गुजरात का क्षेत्र भी शामिल होगा, हालांकि गुजरात का तो नीचे आ जाएगा पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में इधर अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ समस्या थी, जो भी उस समय भी सफ़ेद वगैरह, ठीक है, तो समस्या थी। यहाँ पे नियंत्रण लाने के लिए राजधानी को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाहौर, दिल्ली से क्या होगा, तो लाहौर यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था। और अकबर ने 13 वर्षों तक सीमा को बिल्कुल ही, मैंने सीमा के आसपास रहा था, बिल्कुल सीमा को करीब से देखा था, लाहौर के क्षेत्रों की तरफ। तो दिल्ली गलत हो जाएगा। विजयनगर के अमर नायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय शासकों द्वारा शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि माना जाता है कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। और इसमें कई सारे कह सकते हैं कि विशेषताएं देखी जाती थी, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल ही एकता प्रणाली जैसे कि दिल्ली सल्तनत में चल रही थी। बहुत देखिए अंतर नहीं होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अमर नायक व्यवस्था है, दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो फिर से एकता व्यवस्था आ जाएगी। आगे चलकर मुगलों के द्वारा देखेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था आ जाएगी। पहले देखेंगे तो सामंतवादी व्यवस्था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जरूर है, लेकिन लगभग उनका जो उद्देश्य था लगभग एक ही टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। उनकी सेवा के बदले में और उनके सैन्य दल के रख रखाव के लिए उन्हें नगद देखिए भुगतान किया जाता था। देखिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
नगद नहीं, उस समय नगद का क्रेज उतना अधिक नहीं था, क्योंकि अमर नायक सैन्य कमांडर के रूप में मौजूद थे। और इन लोगों के द्वारा किसान, शिल्पकार, व्यापारियों से कर लिया जाता था, बकाया वसूला जाता था। बदले में इनको यहाँ पे ध्यान रखिएगा अमरम अमरम नामक भूमि दिया जाता था, और इसी की वजह से इनका नाम यहाँ पे क्या पड़ गया, अमर नायक। ध्यान रखिएगा अमर नायक, जो कि उनकी सेवा के बदले दिया जाता था, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। वे निर्धारित सैन्य दल और हाथी रखते थे, तो बिल्कुल करेक्ट है। और जो भी राजस्व वगैरह वे एकत्रित करते थे, उसका उपयोग इन घोड़ों और हाथियों के, ठीक है, निर्धारित दल को बनाए रखने के लिए करते थे। और ज़रूरत पड़ने पे विजयनगर के राजाओं को एक प्रभुत्व कह सकते हैं, एक प्रभावी मतलब होता है ना, सपोर्ट करना, पूरा पूरा हाथियों को ले जाना, सैन्य दल को ले जाना, सब ये करते थे। इसके अलावा कुछ जो लोग थे, जो अमर नायक थे, राजस्व का उपयोग और जैसे रख रखाव, मंदिर, सिंचाई, कोई भी अगर उनको सपोज करिए अगर ये क्षेत्र मिल गया, तो जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया या फिर जो भी स्कीम हो गया, रिलीजन एस्पेक्ट में हो गया, सब यहाँ पे लोग इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं किसी न किसी शासक के अंतर्गत होगा। सपोज करिए अगर विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा है, यहाँ पे नीचे अगर फैला हुआ है विजयनगर साम्राज्य, ये अगर किसी एक अमर नायक का है, तो शासक को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंडर कंट्रोल में है? स्वामी भक्ति तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो समय समय पे इन लोगों के द्वारा शासक को जो भी ये लोग कर वगैरह वसूलते थे, उसका एक भाग नजराना के रूप में या फिर कह सकते हैं टैक्स के रूप में भेजते थे। और जब भी जाते थे शासक के दरबार में, तो नजराना, गिफ्ट वगैरह सब लेके जाते थे। तभी तो लगेगा ना शासक को ये कि सब हमारे अधीन है। अगर ये सब एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो अमर नायक है स्वतंत्र होना चाहता है। डिपेंड करता था शासक की योग्यता पे कि शासक कितना यहाँ पे योग्य है, ताकि इन सारे ही अमर नायकों को अपने अंडर कंट्रोल में रख सके। तो यहाँ पे वे राजा को वार्षिक कर भेजते थे और अपनी स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपहारों के साथ राज दरबार में उपस्थित होते थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 नहीं होगा, 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? इसे नंबर 1 यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस है, रैयतवाड़ी मुनरो, महलवाड़ी बंदोबस्त मैकेंजी। तीनों का तीनों ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1786 में कार्नवालिस के द्वारा ही यहाँ पे लगाया गया था। उस समय देखिए प्रधानमंत्री का नाम पूछ सकता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब कार्नवालिस यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लगाया? तो उस समय था यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट। ध्यान रखिएगा विलियम पिट। 1786 में, ठीक है, आपको पिट्स एक्ट भी याद होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो, जो कि मद्रास का गवर्नर के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। तो इसने यहाँ पे लगभग 1820 के आसपास इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगाया हुआ था। आगे चल के इसको यहाँ पे मद्रास के साथ साथ बम्बई में भी विस्तार कर दिया गया था। तीसरा है यहाँ पे महलवाड़ी बंदोबस्त, हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में इसको यहाँ पे लागू किया गया था। और इसमें उसका उद्देश्य क्या था कि पूरी तरीके से बिचौलियों को ही यहाँ पे ख़त्म करना। जो भी कलेक्टर थे गांव-गांव जाते थे, ज़मीन का सर्वे करते थे, नापते थे, और फिर ठीक है जो भी यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह होता था वे कलेक्ट करते थे। लेकिन गांव का उसमें जो प्रधान होता था सबसे कलेक्ट करके वहीं देता था एक जगह। रैयतवाड़ी में यहाँ पे डायरेक्ट वसूला जाता था। तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में बिचौलिया आपको नहीं बराबर दिखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त में बिचौलिया के रूप में जमींदार खुद मौजूद था, जो कि लाठीधारों को साथ में रखता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की? देखिए अभी मैंने जो कंसेप्ट आपको समझा रहा था, इक्तादार हो गया, मनसबदार हो गया, अमर नायकों का, उसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट था कि शासक की योग्यता कितनी देखिए अधिक मायने रखती है। यहाँ पे भी आपको समझने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे निजाम उल मुल्क आसफ जाही, इसी को यहाँ पे बोला जाता है चिनकिलिच। ध्यान रखिएगा चिनकिलिच पूरा नाम है कमरुद्दीन खान के नाम से भी जाना जाता है।
और इसी के द्वारा आसफ जाही हो जाएगा। ठीक है, आसफ जाही राजवंश का जो संस्थापक अर्थात जो हैदराबाद का नवाब कह सकते हैं, यही था। तो उस समय देखेंगे यहाँ पे जब मुगलों के अंडर कंट्रोल में देखेंगे तो इधर बंगाल, अवध और जो हैदराबाद था, ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि रेवेन्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सामरिक महत्व से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये क्या आगे चल के देखेंगे तो हैदराबाद की इसने स्थापना कर दिया था 1724 में। 1724 जैसे देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उसके बाद से तो फिर योग्य शासक कोई दिखेगा ही दिखेगा नहीं आपको। फर्रुख सैयर आएगा यहाँ पे, खासकर इसके समय सबका सब यहाँ पे निकम्मा शासक ही आएगा। और मुगल बादशाह फर्रुख सैयर के दरबार में देखा जाए तो निजाम उल मुल्क खासब जो जा था, काफ़ी मजबूत व्यक्तियों में से, शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। यही कारण है कि इसको पहले अवध सौंपा गया था कि अवध पे जाके कंट्रोल करो। आगे चल के इसको यहाँ पे दक्कन का क्षेत्र दे दिया गया, हैदराबाद का क्षेत्र दे दिया गया। और इसने उत्तर भारत से जो भी वेल टैलेंटेड होते हैं ना, मतलब जो कुशल सैनिक थे, प्रशासन चलाने वाले लोगों को यहाँ पे ले आया हैदराबाद में और वेल एस्टैब्लिश इसको कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय अभी भी वह मुगल सम्राट का सेवक था और उसने दिल्ली से कोई निर्देश प्राप्त किए बिना यहाँ मैंने हस्तक्षेप भी नहीं किया गया कि हम इसको नजराना नहीं दे रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं तो शासक हस्तक्षेप करे। दूर भी था और शासक की अयोग्यता भी था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया गया, लेकिन ये अपने आप को इसने इंडिपेंडेंट कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। और इनकी जो सीमाएं थी देखेंगे, हैदराबाद ऐसे मैप बनेगा और इधर मराठे लोग अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। तो यही कारण है कि देखेंगे तो हैदराबाद और मराठों के बीच कंट्रोवर्सी होती है तो इस सीमा विवाद को लेके। आगे चल के जब इधर मैसूर आएगा, खासकर जब हैदर अली आएगा तो समस्या और अधिक यहाँ पे बढ़ जाएगी सीमा विवाद को लेके। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरब में चूँकि हैदराबाद यहाँ पे मौजूद है तो कोरोमंडल तट है, इधर जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी ये लोग कंट्रोल करता था। इधर पश्चिम की तरफ जो मालाबार तट है, इधर शुरुआती में देखेंगे तो हैदर अली करता था, आगे चल के टीपू सुल्तान करेगा। यही तो है ना, यहाँ पे देख पा रहे कोस्टल इलाका जो सबसे बड़ा अंग्रेजों के सरदर्द का कारण था। इधर पूरा जो मसाले वाला क्षेत्र सब इधर ही था, मैसूर की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी प्रवृत्तियों के उभार के कारण आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी। देखिए, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 1934 में ही यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा यहाँ पे किया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सब के सब यहाँ पे कांग्रेस के ही मेंबर है, कांग्रेस के ही ये सब के सब यहाँ पे मेंबर थे। जैसे कांग्रेस के अंतर्गत ही उसके जो मेंबर थे, किस प्रकार से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, वैसे ही यहाँ पे कांग्रेस के जो सदस्य थे यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं लोगों के द्वारा कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यहाँ पे स्थापना की गई थी। कारण यही था, माना जाता है कि गांधी जी के साथ वैचारिक जो मतभेद था, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे किया था। इन लोगों ने भी अपना लक्ष्य रखा था जैसे कि समाजवाद, स्वतंत्रता, समाजवाद। तो स्वतंत्रता तो मिल ही यहाँ पे गया 1947 में, अब समाजवाद तो इतनी जल्दी आएगा नहीं, इसीलिए इस पार्टी को 1934 में बना था और 1948 में इस पार्टी को यहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, समाप्त यहाँ पे हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की एक साप्ताहिक पत्रिका यहाँ पे निकलती थी, उसका संपादन यहाँ पे देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। यहाँ से बीपीएससी प्रश्न बना सकता है। नेक्स्ट है 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने तथा किसानों और श्रमिकों वर्ग से जुड़ने का आग्रह किया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन था लगभग 12 से 14 अप्रैल को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू ने की थी यहाँ पे। अब उस समय देखिए ज़रूरत क्या था, भीड़ की ज़रूरत थी, और भीड़ तभी आएगा जब भारत से जब तक किसान नहीं जाएगा, मजदूर नहीं जाएगा, भीड़ कभी बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टारगेट किया गया था दोनों ही वर्ग के लोगों को, और इनके अनुसार समाजवाद को हम अपनाएंगे
और पूंजीवाद का उन्मूलन करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेकिन समस्या क्या था कांग्रेस में, देखेंगे तो जमींदारों से भी इनको थोड़ा बहुत सामंजस्य बना के चलना पड़ता था, ठीक है। तो आर्थिक सुधार हो गया, खासकर भूमि सुधार को लेकर देखेंगे तो कांग्रेस बहुत फ्रंट फुट पे खेलने का यहाँ पे प्रयास नहीं किया, क्योंकि जमींदार लोग थे। हालांकि बहुत सारे नेता इसमें मौजूद थे, जैसे कि यहीं पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। राम मनोहर लोहिया है, आचार्य नरेंद्र देव है, ठीक है। सपोर्ट जरूर किया ही किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? धर्म सभा की जो स्थापना की गई थी यहाँ पे राधाकांत देव के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राधाकांत देव के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो राधाकांत देव भी देखेंगे काफ़ी एक फेमस विद्वान है, हिंदी संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर थे। अर्थात इनमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है, रूढ़िवादिता के कहीं न कहीं ये भी फेवर कर रहे थे। और इनके द्वारा जो काफ़ी फेमस जो रचना है शब्द कल्पद्रम, कल्पद्रम भी इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस नाम से इनके द्वारा यहाँ पे महाशब्दकोश की रचना की गई थी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इतना इनको इंटेलेक्चुअल बोला जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के साथ साथ रूढ़िवादिता का भी कहीं न कहीं प्रतीक इन पे दिखाई देता है। क्योंकि जब सती प्रथा का यहाँ पे कानून लाया गया था, तब माना जाता है कि राधाकांत देव ने यहाँ पे, ठीक है, मैंने इन्होंने विरोध इसीलिए किया था कि भाई अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो माना जाता है कि इनके द्वारा हस्तक्षेप भी यहाँ पे किया गया था। तो 1830 में देखेंगे तो इन्हीं के द्वारा कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना यहाँ पे की गई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सती प्रथा के साथ साथ जैसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर हो गया, सती प्रथा खुद यहाँ पे राजा राम मोहन राय थे। तो ये लोग काफ़ी प्रगतिशील लोग माने जाते हैं, क्योंकि उस समय ये लोग जो बड़ी जो बुराइयाँ थी, जो समाज में कुरीतियाँ थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन राधाकांत देव कहीं ना कहीं उसको एक हस्तक्षेप के तौर पे देख रहे थे। तो इसीलिए इनको रूढ़िवादिता की कैटेगरी में यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा रखा जाता है। 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान नेता ही ये सब देखेंगे। खासकर उस समय मुगल साम्राज्य से लोग पूरी तरीके से लोहा ले रहा था। बदन सिंह है, राजा राम जाट है, गोकला जाट है, चूड़ामन जाट है। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। देखिए अरेंज सबसे पहले इसमें आएगा गोकला जाट, उसके बाद हो जाएगा राजा राम जाट, तो उसके बाद चूड़ामन जाट, और लास्ट में यहाँ पे बदन सिंह। इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख सकें। देखिए नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा गोकला जाट, गोकला जाट, ठीक है। कई सारा एरिया है, जैसे कि तिलपत मिलेगा, इसके अलावा देखेंगे तो सिनसिनी मिलेगा, सिनसिनी के अलावा और भी, ठीक है, क्षेत्र है, भरतपुर है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जाट थे, अलग अलग क्षेत्रों में थे, यहाँ पे मौजूद थे। अब उसमें देखेंगे तो लीडरशिप उसी का चलता था, जो कि कहीं ना कहीं सारे पे कंट्रोल कर ले। यहाँ पे वो शक्ति के दम पे यहाँ पे किया जा सकता है, लीडरशिप के दम पे यहाँ पे किया जा सकता है। तो पहला नाम आता है यहाँ पे गोकला जाट, ठीक है। यह तिलपट के एक जाट जमींदार थे, जो कि हागा गोत्र से संबंधित थे। इनके बचपन का नाम ओला था। और इनके द्वारा देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ किया गया था यहाँ पे, मुगल साम्राज्य की चुनौती, मुगल साम्राज्य की चुनौती। और चुनौती का जो कारण था, देखिए धर्म था। और धर्म की जब भी बात आती है तो औरंगजेब का नाम जरूर आता है। माना जाता है कि उस समय बहुत सारे हिंदू मंदिरों को, ध्यान रखिएगा, नष्ट कर दिया गया। इनके महिलाओं को यहाँ पे अपमानित किया गया। और यही कारण है यहाँ पे कि इनके द्वारा विद्रोह किया गया था गोकला जाट के द्वारा। लेकिन 1670 के आसपास यहाँ पे इनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब गोकला जाट के बाद से देखेंगे अगला जो लीडर वहाँ पे आएगा, जिनका नाम है राजा राम जाट, राजा राम जाट। लेकिन ये जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, राजा राम जाट का जो क्षेत्र है सिनसिनी का क्षेत्र है। सिनसिनी के जो उस समय काफ़ी फेमस कह सकते हैं कि लीडर थे भज्जा सिंह। इन्हीं भज्जा सिंह का
दो पुत्र हैं, एक राजा राम जाट और जो दूसरा हो जाएगा अगला देखेंगे हम लोग शासक चूड़ामन। ध्यान रखिएगा चूड़ामन। तो इनको भी यहाँ पे भरतपुर रियासत के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो काफ़ी प्रभाव था और इनको भी एक महान जाट नेता कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि गोखला जाट के बाद यहीं राजा राम जाट आएंगे और यहाँ पे औरंगजेब के खिलाफ ये विद्रोह करने के लिए, ठीक है, एक लीडरशिप के रूप में अपना रोल निभाएंगे। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा राजा राम जाट का 1677 से लेके 1688। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद देखेंगे आएगा यहाँ पे चूड़ामन। चूड़ामन का टाइम पीरियड है 1695 से लेके 1781 और देख पा रहे 21 है यहाँ पे। और ये भी भज्जा सिंह के जैसे पुत्र हैं और इनके समय एक इम्पोर्टेंट जो मुगलों को लेके आपस में जो लड़ाई हुई थी जिसको यहाँ पे बोला जाता है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध तो उस समय थे ये जजाऊ का युद्ध, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार के लिए यहाँ पे लड़ा गया था और चूड़ामन ने इससे फ़ायदा उठाने की यहाँ पे कोशिश की, मुगल शासन की कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए। और असाधारण कह सकते हैं कि इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और धीरे धीरे मुगलों के क्षेत्रों में भी इनके द्वारा यहाँ पे सेंध मार दिया गया। तो चूड़ामन को कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली जाट, ठीक है, शक्तिशाली जाट या फिर शक्तिशाली क्षेत्र स्टेबलाइज करने में चूड़ामन को मदद मिली। लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा बदन सिंह। टाइम पीरियड हो जाएगा 1722 से लेके 1756 तक। अब इसके समय तक देखेंगे तो ना उतना कोई एग्रेसिव मुगल बादशाह था और बदन सिंह का भी वैसा माना जाता है कि कैरेक्टर नहीं था कि बहुत एग्रेसिव था। ठीक है, तो भरतपुर रियासत का औपचारिक संस्थापक के रूप में माना जाता है। ये चूड़ामन के भतीजे हैं और युद्ध की जगह इन्होंने शांति पे पहल किया हुआ था, इनके राज्य के लोग सुरक्षित थे। तो जब भी राजा देखिए शांति प्रिय होगा तो क्या करेगा, वास्तुकला, कला, कविता, शिल्प कौशल, ये सब यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में बनाया गया। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जल महल, कुम्हेर किला, वैर किला, सब देखेंगे तो बदन सिंह के टाइम पीरियड के दौरान निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के क्षेत्रों के तरफ। निर्गुण भक्ति शाखा संबंध नहीं है, क्योंकि इनका संबंध हो जाएगा सगुण भक्ति शाखा से। तो देखिए भक्ति आंदोलन लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में जो दक्षिण भारत से जो चल पड़ा था, आगे चल के धीरे धीरे देखेंगे तो निगुण और सगुण के रूप में भी वो बटा। शुरुआत में तो भक्ति आंदोलन का ध्यान निर्गुण पे ही यहाँ पे था। तो देखिए निर्गुण जो भक्ति है यहाँ पे, मैंने इसको निर्गुण भक्ति को ऐसे समझिए कि बीच में कोई नहीं है यहाँ पे, मैंने एक मनुष्य और ऊपर कौन है यहाँ पे, भगवान है यहाँ पे, दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, बीच में कोई भी बिचौलिया मौजूद नहीं है, कोई भी बिचौलिया मौजूद नहीं है। इसीलिए निर्गुण उपासना पद्धति में देखेंगे तो ईश्वर के निर्गुण रूप की यहाँ पे उपासना की जाती है। निराकार मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में उनके उपासकों के बारे में यहाँ पे बताया गया ही गया है। जिसको जो माने, जो फेवरेट है भाई वैसे करे हो। जैसे कि निर्गुण में माना जाता है कि ब्रह्म जो है भगवान है, देखिए अनादि है, अनंत है, न जन्म लेता है न मरता है, तो भाई उसको भी लोग मान सकते हैं। जैसे कि कबीर, नानक, दादू, ये सब निर्गुण पंथ के ही लोग थे। वहीं इसके विपरीत यहाँ पे हो जाएगा सगुण। ध्यान रखिएगा सगुण। सगुण में क्या है तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए कि जो भी ब्रह्म है, ठीक है, या फिर जो भी देवता है, ईश्वर है, उसका गुण आकार की कल्पना करना, जैसे कि मूर्ति के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे मन करे वैसे बनाइए, हिंदू धर्म में तो अंत ही नहीं है। तो सगुण भक्ति में ब्रह्म के अवतार के रूप की यहाँ पे कल्पना की गई है, पूजा जाता है उनको अलग अलग माध्यम से, गायन, श्रवण, ठीक है, सब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि चैतन्य भी एक हैं। चैतन्य के साथ साथ रामानुज, निम्बार्क, माधव, मीराबाई, तुलसीदास, महाप्रभु, सूरदास, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और यहीं से देखिए नाम पूछ लेता है कि कौन निर्गुण धारा संबंधित है, कौन सगुण धारा संबंधित है। थोड़ा आपको एक्टिव रहना होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व में कौन से मूल तत्व शामिल हैं? बचपन से आप लोग शक्तिमान देख रहे होंगे, ठीक है। पंच तत्व एकदम सब दिखाई देगा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी ले लीजिए ना, चाहे सजीव ले लीजिए, निर्जीव ले लीजिए, देखेंगे तो कहीं न कहीं ये 5 तत्व आपको हर जगह दिखाई देगा ही देगा। सजीव या निर्जीव सब कुछ इन 5 मूल तत्वों से जरूर बना ही बना है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ जिन वस्तुओं से बना है उसी को वैज्ञानिकों ने एक बड़ा नाम दे दिया, हम लोग मैटर बोल देते हैं, ठीक है, पदार्थ यहाँ पे बोल देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वायु जिसमें सांस लेते हैं, भोजन जिससे हम खाते हैं, इसके अलावा पत्थर, बादल, तारे, कुछ भी, यहाँ तक कि मतलब पानी की एक छोटी बूंद, रेत का प्रत्येक जो कण है वो भी देखेंगे यहाँ पे, तो पदार्थ ही पदार्थ है, साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है पंचतत्व, मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। अब आधुनिक समय में अब जो भी साइंटिस्ट है, इन लोगों ने पदार्थों के भौतिक गुण और रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर देखेंगे तो 2 कैटेगरी में इसको वर्गीकृत कर दिया गया। एक को यहाँ पे तत्व बोल दिया गया और दूसरे को यहाँ पे यौगिक बोल दिया गया। तत्व और यौगिक, जैसे तत्व में क्या हो जाए, धातु, अधातु, उपधातु, जो भी उत्कृष्ट गैस है, वैसे ही यहाँ पे यौगिक में देखेंगे तो कार्बनिक यौगिक, गैर कार्बनिक यौगिक, तो ऐसे चलते रहता है, ठीक है। थोड़ा हम लोग साइंस की तरफ आ गए, आपको ध्यान रखना है।